हेलो दोस्तों। पिछले हफ्ते यूनियन कैबिनेट ने अपने 2020 के फेमस प्रेस नोट 3 में पहला बड़ा रिलैक्सेशन अप्रूव किया। प्रेस नोट 3 हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज से आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है जो इंडिया ने अप्रैल 2020 में रिलीज किए थे जब हम कोविड क्राइसिस से डील कर रहे थे। प्रेस नोट 3 एक्चुअली बस एक ही कंट्री को टारगेट कर रहा था। ये इंडिया का चाइना इन्वेस्टमेंट वॉल था। किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर चाइनीज बेनिफिशियल ओनरशिप का थोड़ा सा भी हिस्सा होता तो इसे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता, भले ही इसका साइज, सेक्टर या इंटेंट कुछ भी हो। इसके कुछ समय बाद हमारे चाइना के साथ रिलेशंस बिगड़ गए तो अगले 6 सालों में चीज़ों में कोई चेंज नहीं आया। इन सब के बाद ये अमेंडमेंट आया, लेकिन इस रिलैक्सेशन के तुरंत बाद गवर्नमेंट ने एक चीज़ क्लैरिफाई की कि ये रिलैक्सेशन चाइनीज फर्म्स के लिए नहीं थे। आफ्टर ऑल मीडिया ऑलरेडी ऐसी स्टोरीज दिखाने लगा था कि ये इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में एक रिलैक्सेशन है। कुछ पॉलिटिशियंस का तो ये तक मानना था कि इंडिया फॉरेन प्रेशर्स के कारण ये सब करने में फोर्स हो रहा था, लेकिन असलियत में स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी ही नहीं। ये बस इस बात का एक एग्जाम्पल है कि पॉलिसी का इंटेंट कितना भी अच्छा हो, अगर इसे ठीक से ना बनाया जाए तो इसका इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है जो पॉलिसी मेकर्स इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि पॉलिसी मेकर्स सस्ते शेयर्स खरीदने के कारण टेम्पररी वीकनेस का फायदा उठाने से रोकना चाहते थे, लेकिन इसके कारण इकोनॉमी पैसों की दुनिया में सबसे लिक्विड पूल्स या एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी खो सकते थे। आज के इस वीडियो में हम प्रेस नोट 3 और इसके रिलैक्सेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेस नोट 3 है क्या। फिर हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे। हम इंडिया के लगाए रिस्ट्रिक्शंस और इनसे बनने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम प्रेस नोट 3 के करंट रिलैक्सेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेस नोट 3 है क्या। अप्रैल 2020 तक चाइनीज इन्वेस्टर्स इंडिया में किसी अमेरिकन या जापानीज जैसे ही फ्रीली पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को ही इन्वेस्टिगेट किया जाता था। लेकिन फिर कोविड आया, मार्केट्स गिरने लगे और ये 1 महीने से ज्यादा के लिए ऐसे ही गिरे हुए रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिजास्टर आ गया हो। हर कोई अपने पैसे विड्रॉ करने लगा, लेकिन कुछ लोगों को ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसे दिख रहा था। अप्रैल 12, 2020 को एक रेगुलेटरी डिस्क्लोजर ने दिखाया कि चाइना के सेंट्रल बैंक पीपल बैंक्स ऑफ चाइना ने HDFC में अपना स्टेक 0.8% से 1.01% तक बढ़ा दिया। ये थोड़ा अजीब लगा। HDFC एक बहुत बड़े एम्पायर को कंट्रोल करता है। इसके अंडर इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, एक बहुत बड़ा AMC और एक इंश्योरेंस फर्म थे। ये इंडिया के फाइनेंशियल प्लम्बिंग का एक्सेस गेट था। चाइना अचानक इसमें इतना सारा पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा था, वो भी तब जब ब्रॉडर मार्केट्स 40% गिर चुके थे। इतना क्लियर था कि ये बस रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। उस समय क्रिटिकल एसेट्स बहुत कम प्राइसेस पे बिक रहे थे और चाइनीज गवर्नमेंट एक बाइंग स्प्री पे था और ऐसा लग रहा था कि चाइना और भी कुछ करने वाला था। उस समय चाइनीज स्टेट लिंक्ड एंटिटीज इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के स्टेक्स खरीदने के लिए $600 मिलियन से ज्यादा कलेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट चाइना ने ऑलरेडी इंडिया के न्यू एज बिजनेसेस में बहुत सारा कंट्रोल कलेक्ट कर लिया था। 2 चाइनीज कंपनीज अलीबाबा और टेंसेंट ने मिलकर इंडिया के 31 यूनिकॉर्न्स के आधे से ज्यादा को बैक किया था। इसमें इंडिया के कुछ सबसे बड़े स्टार्टअप्स में इनके बहुत बड़े स्टेक्स हो गए थे। पेटीएम से स्विगी से फ्लिपकार्ट तक इनमें से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स इनविजिबल थे, क्योंकि ये सिंगापुर, मॉरिशस, हांगकांग के थ्रू शेल कंपनीज से आए थे और इसके बारे में गवर्नमेंट को ज्यादा पता नहीं था। चाइना के पास इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को अपनी मर्जी से चेंज करने का पावर था और हमें यह भी नहीं पता था कि कैसे। इसीलिए HDFC के डिस्क्लोजर के 5 दिन के अंदर ही प्रेस नोट 3 रिलीज हो गया। तब तक बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले किसी भी इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल रूट से जाना पड़ता था, मतलब इन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। अगर इन्वेस्टमेंट कहीं और से था तो ये कई सेक्टर्स में फ्रीली एंटर कर सकता था। प्रेस नोट 3 ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस लिस्ट को बढ़ा दिया और बिना किसी को स्पेसिफाई किए इसे उन देशों तक बढ़ा दिया जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते थे। सबको पता था कि किसे टारगेट किया जा रहा था। क्लियरली हम नेपाल या भूटान से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट नहीं कर रहे थे। फोकस चाइना पे ही था, लेकिन चाइना से इन्वेस्टमेंट्स रोकना आसान नहीं था। फॉर्मली चाइना ने इंडिया में बस $2.51 बिलियन ही इन्वेस्ट किए थे, लेकिन रियलिटी में हर साल दूसरे देशों से होके इसका ऑलमोस्ट डबल अमाउंट इंडिया आ रहा था। इसीलिए हमने बेनिफिशियल ओनरशिप प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस किया। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है, अगर इसका बेनिफिट किसी भी नेबरिंग कंट्री को मिलता तो इसे अप्रूवल रूट से ही होके आना पड़ेगा। ये सही तो लग रहा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ था।
इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि बेनिफिशियल ओनर क्या होता है। इसने ये नहीं डिफाइन किया कि इन्वेस्टमेंट चेन में बेनिफिशियल ओनर को कितने दूर तक ढूंढना होगा। इसने ये भी नहीं डिफाइन किया कि कितने ओनरशिप से प्रॉब्लम थी। जब दूसरे इंडियन लॉज बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बात करते हैं तो ये इसे क्लियरली डिफाइन करते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट के अंडर बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में चिंता तभी शुरू होती है अगर कोई किसी एंटिटी का 10% से ज्यादा इनडायरेक्टली ओन करता हो। वहीं प्रेस नोट 3 ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। अगर इसे कंजर्वेटिवली देखा जाए तो अगर कोई चाइनीज इंसान भी पूरे चेन ऑफ इन्वेस्टर्स में थोड़े बहुत शेयर्स ओन करता तो उसके इन्वेस्टमेंट्स रुक जाते। प्रेस नोट 3 कोविड एरा के इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करने वाले इन्वेस्टर्स को रोकना चाहता था, लेकिन रियलिटी में ये हर इन्वेस्टमेंट पे ही अप्लाई हो रहा था। क्या हम यही चाहते थे? ये क्लियर नहीं था। लेकिन इसके 2 महीने बाद गलवान बॉर्डर पे इंडियन और चाइनीज फोर्सेस का क्लैश हुआ और 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। दोनों देशों के बीच रिलेशंस तुरंत बिगड़ गए। गलवान क्लैश से इतना तय हो गया कि प्रेस नोट में कोई भी चेंजेस पॉलिटिकली बुरे हो सकते थे। पॉलिसी और पक्की हो गई। लेकिन इसके कारण इंडियन कंपनीज के लिए कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई। मार्केट में बैंक्स अब्रॉड से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करते हैं और प्रेस नोट के कम क्लैरिटी के कारण इनमें से ज्यादातर बहुत कंजर्वेटिव रूट चूज कर रहे थे। अलग अलग बैंक्स अलग अलग थ्रेशोल्ड्स लगा रहे थे। जब कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट रिसीव कर भी रही थी तो ये इनसे अलग अलग प्रोमिसेस मांग रहे थे। बैंक के हिसाब से एक ही ट्रांजैक्शन के ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग हो जाते थे। इसके कारण कई बार बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स रुक जाते थे। जैसे कई ग्लोबल पीई और वीसी फंड्स जिन्हें ब्लैक रॉक, कार्लाइल, सिकोया और दूसरे ऐसे एंटिटीज चलाते थे, इनके चाइनीज लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते थे जो फंड्स को अपने पैसे मैनेज करने के लिए देते हैं। ये इन फंड्स में पैसिवली बहुत छोटे स्टेक्स होल्ड करते हैं और इनके पास इस बात का बहुत कम कंट्रोल होता है कि पैसे कहाँ जाते हैं। ये ऐसा पैसा था जो इंडिया को चाहिए था, फिर भी ये इन्वेस्टमेंट्स प्रेस नोट 3 के कारण फंस सकते थे। वैसे ही ऐसे कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भी थे जो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते थे और इंडिया में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी ला सकते थे। आफ्टर ऑल चाइना दुनिया का फैक्ट्री था और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स चाइनीज टेक्निकल पार्टनर्स का फायदा उठा सकते थे जो हमें इक्विपमेंट और टेक्निकल नो हाउ दे सकते थे। ऐसा करने का स्टैंडर्ड तरीका जॉइंट वेंचर सेटअप करना था। इसमें चाइनीज कंपनी को अपने कंट्रीब्यूशन के बदले एक स्टेक मिलता था। लेकिन ये जॉइंट वेंचर्स भी प्रेस नोट की पॉलिसी को ट्रिगर कर देते थे और इसके अप्रूवल्स बहुत लंबे खिंच जाते थे। जैसे जब डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने लॉन्गचीयर के साथ एक स्मार्टफोन जेवी सेटअप करने की कोशिश की तो ये पार्टनरशिप बहुत डिलेज के बाद अप्रूव हुआ, भले ही डिक्सन इस पार्टनरशिप में 75% ओनर था। वैसे ही BYD का इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान भी फेल हो गया क्योंकि अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे। हमें एक मिडिल ग्राउंड की जरूरत थी, चाहे इसके लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को बहुत कड़ी नजर से देखने की जरूरत पड़ती, लेकिन सीधा इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट करने से इंडिया को ही नुकसान हो रहा था। हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने के लिए जिस कैपिटल और नॉलेज की जरूरत थी, हम उसका एक्सेस खो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अप्रैल 2024 तक 526 प्रपोजल्स फाइल किए गए थे, लेकिन इनमें से बस 124 अप्रूव हुए थे, मतलब 25% से भी कम। 200 से ज़्यादा सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिए गए और बाकी 200 सिस्टम में ही फंसे रह गए। डिसीजंस में यूजुअली 6 से 10 महीने लग जाते थे और कुछ केसेस में ये सालों तक पेंडिंग रह जाते थे। कैबिनेट का रीसेंट डिसीजन इस लोड को 2 तरीकों से कम करना चाहता है। सबसे पहले तो ये बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्लियर करता है और मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के अंडर आने वाले मतलब के हिसाब से इसे देखता है। ये स्क्रूटनी के डेप्थ को भी सेट करता है। पूरे इन्वेस्टमेंट चेन में वर्टिकली देखने की जगह सिर्फ इन्वेस्टर एंटिटीज को ही देखना होगा। इस डेफिनेशन के सेट होने से 2 नए चैनल्स खुलते हैं जिनसे इस पॉलिसी को अप्लाई करना ईजी होता है। इंडिया में आने वाला इन्वेस्टमेंट तब तक सेफ माना जाता है जब तक नेबरिंग कंट्री से कोई उस इन्वेस्टर का 10% से कम ओन करता है और इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तब स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट लॉज ही अप्लाई होते हैं। तो अगर एक अमेरिकन वीसी फंड के कैपिटल का 6% कोई चाइनीज एंटिटी से आता है तो वो वीसी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। इसे बहुत लंबे डिलेज या रिजेक्शन का थ्रेट फेस नहीं करना पड़ेगा। अब ये चैनल चाइना या हांगकांग में इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज के लिए कुछ नहीं बदलता। अगर कोई फंड किसी नेबरिंग देश से ही है तो पहले जैसे ही रूल्स अप्लाई होंगे। ये चेंजेस बस उनके लिए हैं जो इस पॉलिसी के कारण गलत तरीके से फंस गए थे। इसके अलावा रिलीफ का एक और चैनल था। सोचो, एक ऐसी इंडियन कंपनी है जिसे चाइनीज सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये एक जॉइंट वेंचर सेटअप करना चाहती है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल की ज़रूरत तो होगी ही, लेकिन अब गवर्नमेंट इन एप्लीकेशंस के लिए एक नया चैनल बना रही है। अगर एक इंडियन एंटिटी इस जॉइंट वेंचर को कंट्रोल करती है तो इन अप्रूवल्स को 60 डेज में जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा।
अभी के लिए ये रूट बस 7 सेक्टर्स तक लिमिटेड है, जैसे एडवांस बैटरी कंपोनेंट्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एटसेट्रा। ये वो सेक्टर्स हैं जहां इंडिया को चाइनीज इक्विपमेंट और प्रोसेस टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना सकें। हम इसमें मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा मिडिल ग्राउंड जहां हम थोड़ी स्क्रूटनी मेंटेन कर सकें और साथ में चाइनीज टेक्निकल पार्टनरशिप भी इनवाइट कर सकें, लेकिन इसके अलावा बाकी सब सेम रहेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए और रिलैक्सेशन देने चाहिए? इंडिया क्रिटिकल सेगमेंट में ज़रूरी कैपिटल और टेक्नोलॉजी और कैसे ला सकता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।